देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आज पश्चिम बंगाल की हॉट सीट नंदीग्राम पर खबरदार का फोकस रहेगा। ममता बनर्जी अपनी सियासत का सबसे बड़ा युद्ध यहीं से लड़ने वाली हैं। 14 साल पहले जहां आंदोलन से ममता को नई राजनीतिक चमक मिली थी, अब वो अपना राजनीतिक चक्र पूरा करके फिर से वहीं पहुंच गई हैं। नंदीग्राम की पॉलिटिकल ग्राउंड रिपोर्ट और वहां के राजनीतिक समीकरण आपके सामने रखेंगे। आपको नंदीग्राम के संग्राम के कई नए डिटेल्स देखने को मिलेंगे। साथ ही टीएमसी और बीजेपी की चुनावी गीतमाला भी दिखाएंगे। 13 साल पुराना बाटला हाउस एनकाउंटर भी बंगाल चुनाव का राजनीतिक हथियार बन गया है। कोर्ट इंडियन मुजाहिदीन के आरिस खान को दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा की शहादत का जिम्मेदार मान चुकी है। और इस चुनावी मौसम में बीजेपी ममता बनर्जी सहित उन तमाम नेताओं पर सवाल दाग रही है जिन्होंने उस समय बाटला हाउस एनकाउंटर पर सवाल उठाए थे। इसका विश्लेषण करेंगे। आपको यह भी बताएंगे कि ब्रिटेन की संसद में भारत के किसान आंदोलन को लेकर हुई बहस पर किस तरह भारत ने अपना कड़ा ऐतराज जताया है। शिष्टाचार की कूटनीतिक परत को हटाकर देखेंगे तो भारत का दो टूक संदेश यह है कि अपने काम से काम रखो, हमारे आंतरिक मामलों में दखल मत देना। यह खबर विश्लेषण की मांग करता है। वैसे वैक्सीन कूटनीति के मामले में भारत का कद तेजी से बढ़ा है और पूरी दुनिया में भारत के बड़प्पन का संदेश गया है। आईएमएफ चीफ गीता गोपीनाथ ने भारत की वैक्सीन पॉलिसी और दूसरे देशों को दिए गए दान की तारीफ की है और कहा है कि भारत दुनिया में वैक्सीन निर्माण का केंद्र बिंदु बन गया है। भारत ने 65 देशों को 5,79,00,000 वैक्सीन डोज दी है। भारत ने कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन का भी नया रिकॉर्ड बनाया है। 8 मार्च को महिला दिवस के दिन 20 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन डोज दिए गए। ये दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे अधिक है। भारत के वैक्सीन बाहुबल को जरूर देखिएगा। लेकिन खबरदार में सबसे पहले पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम की बात करेंगे। इस छोटे से कस्बे का नाम फिर से पूरा देश सुन रहा है। 14 साल पहले नंदीग्राम ने बंगाल में ममता बनर्जी की सत्ता की नींव तैयार की थी और आज इसी नंदीग्राम में फिर ममता बनर्जी पहुंच गई हैं। जब उनकी राजनीति के लिए यह करो या मरो का चुनाव है। ममता बनर्जी के लिए यह पॉलिटिकल फुल सर्कल है, क्योंकि जिस नंदीग्राम ने उन्हें सत्ता तक पहुंचाया था, अब उसी नंदीग्राम से वो सत्ता बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं। जिस नंदीग्राम में कभी शुभेंदु अधिकारी उनके राइट हैंड थे, अब उन्हीं शुभेंदु अधिकारी से दीदी नंदीग्राम में भिड़ने गई हैं। कल वो नामांकन का पर्चा भरेंगी। ममता बनर्जी चाहती तो अपनी पुरानी सीट भवानीपुर से लड़ सकती थी, जहां से वो 2 बार चुनाव जीत चुकी हैं। वो चाहती तो भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों जगह से लड़ सकती थी। नेता 2 जगह से चुनाव लड़ते रहे हैं और ये नई बात नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी ने इस बार सिर्फ और सिर्फ नंदीग्राम को चुना, और वो भी इस खतरे को जानते हुए कि इससे सियासी मायने ये भी निकाले जा सकते हैं कि वो भवानीपुर की पुरानी सीट को लेकर डर गई हैं या कॉन्फिडेंट नहीं है। लेकिन इस फैसले का बड़ा संदेश यह है कि बीजेपी ममता को चैलेंज कर रही है तो ममता पीछे नहीं है, फ्रंट फुट पर दिखना चाहती हैं। उनकी फाइटर नेता वाली इमेज है और इसी इमेज को मजबूत करके वो बीजेपी की घेराबंदी का जवाब देना चाहती हैं। वो मन से चंडी पाठ कर रही हैं, मंदिरों के दर्शन कर रही हैं, बीजेपी के हिंदुत्व को चैलेंज कर रही हैं, लेकिन मजारों में चादर चढ़ाकर बैलेंस भी कर रही हैं। नंदीग्राम में आना और शुभेंदु अधिकारी से चुनाव लड़ना, जिन शुभेंदु अधिकारी को चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने ममता बनर्जी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बनाया। ऐसा करके ममता बनर्जी बंगाल में बीजेपी की धुआंधार पॉलिटिक्स को टक्कर दे रही हैं और इससे पूरा चुनाव उन्होंने दीदी बनाम बीजेपी बना दिया है। शुभेंदु अधिकारी खुद को नंदीग्राम का भूमिपुत्र कहते हैं। ममता बनर्जी को बाहरी बताकर यह दावा कर रहे हैं कि वो दीदी को हराकर कोलकाता वापस भेज देंगे। लेकिन ममता बनर्जी भी बंगाल चुनाव के सबसे बड़े खेल के लिए तैयार। बंगाल में असली चुनावी खेला तो अब शुरू हुआ है और इस असली खेल का मैदान बना है नंदीग्राम। वही नंदीग्राम जहां से दीदी ने 14 साल पहले लेफ्ट फ्रंट को हराने वाला पहला गोल किया था। পুরনো অত্যাচারী অনেক সিপিএম চলে এসেছে, তাদের এরা নিয়ে এসেছে, বিজেপি তাদের নিয়ে এসেছে এবং তাদের নিয়ে মনে রাখবেন নানা রকম অত্যাচার করার প্ল্যান করছে। আর ওদের ঢুকতে দেবেন না, কারণ 11 শিফট চতুর্দশী আছে। আমি একটু পুজো দিয়ে তারপরে এখান থেকে কলকাতা রওনা হব, কারণ ওই দিন শিফট চতুর্দশীর দিন আমাদের ম্যানিফেস্টো প্রচার আছে। ম্যানিফেস্টোটা আমাদের ওই দিন বেরোবে। लेकिन अब दीदी के सामने टीम दूसरी है और चैलेंज दूसरा है। अब गोल करने की नहीं, बारी गोल बचाने की।
नंदीग्राम पहुंचकर दीदी पुरानी बातें याद दिला रही हैं, तो बीजेपी की काट के लिए मंच से चंडी पाठ भी कर रही हैं। काली कपालिनी आमियो हिंदू घरेर मेये आमार साथे हिंदू कार्ड खेलते जाबेन ना। आमार साथे हिंदू कार्ड खेलते गेले आगे बोलुन आपनि निजे भालो हिंदू किना। हिंदू धर्मेर आदर्श मानुषके भालोबासा। चंडी पाठ करे तबे किन्तु बाड़िर थेके बेरोई, एटा मने राखबेन। बोलबेन हिंदू धर्म निये आमार साथे कम्पिटिशन करते। ममता बनर्जी अब बीजेपी की पिच पर आकर लड़ रही हैं, हिंदुत्व कार्ड को चैलेंज कर रही हैं, मंच से पाठ कर रही हैं, मंदिरों में जा रही हैं, शिवरात्रि पर मैनिफेस्टो जारी करने वाली हैं। दुर्गा सप्तशती, दुर्गा श्रोतम और यहाँ से हिंदू वोटरों को लुभाने के लिए एक के बाद एक जिस तरह से धड़ाधड़ श्लोक पढ़ती हुई ममता बनर्जी नजर आ रही हैं, उससे एक बात तो साफ है कि दरअसल हिंदू वोटर्स उनके पाले से खिसक कर जय श्री राम के नारे के साथ शुभेंदु अधिकारी के पाले में ना चला जाए, इसकी कोशिश कहीं ना कहीं ममता बनर्जी करती हुई नजर आ रही है। और देखिए किस तरह से बार बार वो कह रही हैं कि खेला होवे। ये ममता बनर्जी के लिए बड़ी लड़ाई है। नंदीग्राम में आकर उन्होंने सीधे बीजेपी से मोर्चा लिया है, उस पॉलिटिक्स को चैलेंज किया है जिसमें कभी उनके करीबी रहे, अब सियासी दुश्मन बन चुके हैं। नंदीग्राम सीटটা তখন খালি ছিল কি ছিল না, তখন কিন্তু আমি বলেছিলাম নন্দীগ্রামে যদি আমি দাঁড়াই কেমন হবে। আমি দেখলাম আপনারা কি বলেন, তো আপনারা বললেন খুব ভালো হবে। মনে রাখবেন আমার দুটো নন্দীগ্রাম, আমি বারবার বলি ভুলতে পারি সবার নাম, ভুলবো না কো নন্দীগ্রাম। ভুলতে পারি নিজের নাম, ভুলবো না কো নন্দীগ্রাম। नंदीग्राम किसे याद नहीं होगा, ममता बनर्जी तो बिल्कुल भूल नहीं सकती। नंदीग्राम और सिंगूर जैसे आंदोलन से ही वो सत्ता तक पहुंची थी। 14 साल पहले की तस्वीरें आज याद आती हैं। तब नंदीग्राम में केमिकल फैक्ट्री के लिए जमीन अधिग्रहण का विरोध हो रहा था। लेफ्ट फ्रंट सरकार हठ में थी, विरोध करने वालों पर गोलियां चली, 14 लोग मारे गए। ममता बनर्जी ने लेफ्ट के खिलाफ आक्रोश की अगुवाई की और फिर वो हुआ जो 34 साल में बंगाल में कोई नहीं कर पाया। लेफ्ट के राज को अकेले ममता बनर्जी ने उखाड़ दिया। लेकिन इन 14 साल में पहली बार दीदी को सबसे कड़ी टक्कर मिली है। लेकिन इस टक्कर में वो कमजोर नहीं दिखना चाहती, इसलिए वो नंदीग्राम में बीजेपी से लड़ने पहुंच गई। हम इस वक्त नंदीग्राम में हैं, ठीक उसी घर के बाहर जहां पे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम में जब वो कैंपेन कर रही होंगी यहां पर वो ठहरेगी। ये वो 2 मंजिला घर है जहां पर वो रहेंगी। ये उन्होंने रेंट पर लिया हुआ है कुल 1 महीने के लिए, जब तक इलेक्शंस ना हो जाए। नंदीग्राम में ये एक्स आर्मी ऑफिसर फारूक अहमद का घर है जिनसे उन्होंने ये रेंट पर लिया हुआ। नंदीग्राम में दीदी ने डेरा डाल दिया है। 3 दिन वो नंदीग्राम में रहेंगी, प्रचार करेंगी, रहने का ठिकाना भी देख लिया है। शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में दीदी को बाहरी कहा था, इसकी काट भी दीदी ने निकाल ली। আমি নাকি বাইরের লোক, আমি বাংলার লোক বাইরের লোক হয়ে গেলাম ভাই, আর তুমি দিল্লির লোক বাইরের লোক হলে না, তুমি রাজস্থানের গুন্ডা, তুমি গুন্ডা হলে না। তাহলে তো বাংলা আমার মুখ্যমন্ত্রীটা হওয়া উচিত ছিল না। বহিরাগত মুখ্যমন্ত্রী হতে পারে কখনো? এখানে ভোট আছে 1 এপ্রিল, তাই তো? ওদের এপ্রিল ফুল করে দেবেন। টাকা দিলে টাকাটা কি করতে হয় আপনারা জানেন, কিন্তু ভোটের বাক্সে এপ্রিল ফুল করে দেবেন। ममता सिर्फ शुभेंदु अधिकारी पर ही नहीं बरसी, क्योंकि बात सिर्फ शुभेंदु अधिकारी की नहीं है, जो 2007 से ममता के साथ रहे, लेकिन अब दीदी के खिलाफ बीजेपी के हथियार बन गए। बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी इस लड़ाई से उन सभी को मैसेज दे रही हैं, जिन्होंने एक एक करके दीदी की पार्टी छोड़कर एक तरह से हाफ कर दिया। आज तक ब्यूरो। अब बंगाल का नतीजा कुछ भी हो, लेकिन ममता बनर्जी के आने से नंदीग्राम का चुनावी मुकाबला सुपर हिट हो गया है, क्योंकि यहां बीजेपी ने भी कमर कस ली है। ये ऐसी चुनावी लड़ाई है जिसमें दोस्ती और दुश्मनी दोनों भरपूर निभाई जा रही है। ममता बनर्जी के खिलाफ नंदीग्राम में गोल करने के लिए बीजेपी का लाइनअप तैयार है। ममता बनर्जी 10 तारीख को नामांकन दाखिल करेंगी, तो 12 तारीख को शुभेंदु अधिकारी नामांकन दाखिल करेंगे।
ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि नामांकन के समय शुभेंदु अधिकारी के साथ कई केंद्रीय मंत्री और सेलिब्रिटीज हो सकते हैं। इनमें स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान, मिथुन चक्रवर्ती का नाम लिया जा रहा है। मिथुन दा अभी 2 दिन पहले पीएम की रैली में आकर बीजेपी में शामिल हुए थे और उन्होंने खुद को असली कोबरा सांप बताया था, जो एक बार में ही काम तमाम कर देता है। बड़ी बात यह भी है कि शुभेंदु अधिकारी के लिए बीजेपी के चुनावी सुपरस्टार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रैली करेंगे। 20 मार्च को कांथी में पीएम की रैली है, जो उस पूर्वी मेदिनीपुर जिले में आता है जिस जिले में शुभेंदु अधिकारी की नंदीग्राम सीट है। नंदीग्राम में 1 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, यानी अब से करीब 3 हफ्ते रह गए हैं और बंगाल की सबसे बड़ी चुनावी लड़ाई के हथियार निकल चुके हैं। अब जब नंदीग्राम बंगाल चुनाव की हॉट सीट बन गई है तो इसका चुनावी इतिहास भी आपको बताते हैं, क्योंकि जिन शुभेंदु अधिकारी से भिड़ने के लिए खुद ममता बनर्जी वहां पहुंच गई, उन्होंने दावा किया कि वो दीदी को कम से कम 50,000 वोटों के अंतर से हराएंगे। नंदीग्राम सीट पिछले 3 चुनाव से टीएमसी के पास है। ये सीट 2007 के आंदोलन के बाद 2009 के उपचुनाव में टीएमसी ने लेफ्ट फ्रंट से छीन ली थी। वोटों का अंतर करीब 40,000 का था। 2011 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने करीब 43,000 वोट से ये सीट जीती थी। 2016 के चुनाव में यहां से खुद पहली बार शुभेंदु अधिकारी लड़े थे। तब शुभेंदु अधिकारी को यहां करीब 81,000 वोटों के बड़े अंतर से जीत मिली थी और इस जीत के बाद ममता बनर्जी ने उन्हें पहली बार अपने कैबिनेट में मंत्री बनाया, लेकिन मतभेदों की वजह से वो चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए। यहां 2019 के लोकसभा चुनाव को भी देखिए। नंदीग्राम तामलुक लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। 2019 के चुनाव में इस विधानसभा सीट पर टीएमसी को करीब 1,30,000 वोट मिले थे, बीजेपी को करीब 62,000 वोट ही मिले थे। यानी बीजेपी को यहां पहले से ही ठीक ठाक वोट मिलते रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि तामलुक सीट से शुभेंदु अधिकारी के छोटे भाई दिव्येंदु अधिकारी सांसद हैं। ये पूरा इलाका अधिकारी परिवार के प्रभाव में है और अधिकारी परिवार अब सीधे तौर पर बीजेपी के साथ है, तो ममता बनर्जी के लिए भी नंदीग्राम की सीट आसान नहीं होगी। पश्चिम बंगाल की सियासत में संगीत का भी तड़का वैसे लग चुका है। डीजे वाले चुनावी बाबू वोट खींचने वाले गीत बजा रहे हैं और बंगाल की गलियों में लोग इन गानों पर थिरक रहे हैं। टीएमसी के खेला हुबे गीत के बाद अब बीजेपी भी गर्बो सोनार बांग्ला के साथ मैदान में है। बंगाल में हर तरफ एक ही धुन, एक ही बोल, खेला होबे, खेला होबे। थिरकते कदम और जोश भर देने वाला संगीत बंगाल की गलियों में गूंज रहा है। बंगाल का चुनावी दंगल पोस्टर वॉर से लेकर थीम सॉन्ग तक पहुंच गई। टीएमसी के गाने खेला होबे ने धूम मचाई, तो अब जवाब में बीजेपी ने अपना गाना। पश्चिम बंगाल में ममता ने चुनावी जंग को बाहरी बनाम बंगाली बनाया, तो बीजेपी भी गर्बो सोनार बांग्ला के साथ उतर आई, यानी सोनार बांग्ला पर गर्व। ममता तंज कर रही हैं, देश चलाने वाले हर संसाधन बेच रहे हैं और बंगाल में सपना बेच रहे हैं। को सोनार बांग्ला बनाएगा, बोलो दिल्ली को तो बेच दिया, दिल्ली का लाल किला को बेच दिया, कब ताजमहल को बेच देंगे, इंडियन रेलवे को बेच दिया, बीएसएनएल को बेच दिया, कोल इंडिया को बेच दिया, डिफेंस को बेच दिया, एयर इंडिया को बेच दिया। हाय कहा खाली इंडिया का नाम बदलना है आपका नाम पे। चुनावी दंगल में नारे और धुन जोश भरते हैं। बीजेपी ने अपने थीम सॉन्ग में और न्याय अन्याय का इस्तेमाल किया है, यानी बंगाल में और अन्याय नहीं, जिसमें बंगाल हिंसा, हत्या और बेरोजगारी को लेकर दीदी को घेरा गया है। किस बात पे खेला होबे? पश्चिम बंगाल के लोगों के भविष्य के साथ खेला होबे। बंगाल का सचमुच का परिवर्तन आने वाला है, तो सचमुच का जो परिवर्तन आने वाला है उसका जो जर्नी है उसमें हम लोग भी थोड़ा कदम मिलाए, तो इसी के लिए मुझे बहुत आनंद भी हो रहा है। बीजेपी और टीएमसी दोनों की चुनावी गीतमाला जनता सुन रही है, थिरक रही है। बोल बदल रहे हैं लेकिन जोश वही है, संगीत बदल रहा है लेकिन जीत की उम्मीद वही है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू, पॉलमी साहा और प्रेमा राजाराम के साथ आज तक ब्यूरो। लेकिन बंगाल की इस लड़ाई में अभी और भी बहुत कुछ बाकी है। किसने सोचा था कि 13 साल बाद बाटला हाउस एनकाउंटर केस भी बंगाल चुनाव में गूंजेगा, लेकिन इसके संकेत मिल गए हैं। बीजेपी ने ममता बनर्जी से सवाल पूछे हैं, क्योंकि बाटला केस पर ममता बनर्जी ने सवाल उठाए थे और इसकी न्यायिक जांच की मांग की थी। अब जब बाटला केस में एक आतंकी आरिज खान को दिल्ली की कोर्ट ने दोषी ठहराया है, तो फिर उन सभी नेताओं से सवाल पूछे जा रहे हैं जो इस एनकाउंटर पर शक जताकर राजनीति कर रहे थे। हमने वजीर आजम से बात करी, हमने सोनिया गांधी जी से बात करी। सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े
और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ, फौरन जाओ वजीर आजम से बात करो। सलमान खुर्शीद की ये बात कौन भूल सकता है, जब बाटला हाउस एनकाउंटर पर वो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आंसुओं की आंखों देखी इमोशनल कहानी बता रहे थे। लेकिन 13 साल बाद जो बात सामने आई है, उसमें बीजेपी यही पूछ रही है कि अब किसी के आंसू निकल रहे हैं या नहीं। सलमान खुर्शीद जी, आपको क्या कहना है? अभी आपके आंसू निकल रहे हैं या सोनिया जी के निकल रहे हैं कि नहीं? आरिफ खान की सजा हो गई तो? और दिग्विजय सिंह जी, आपको क्या कहना है? बाटला हाउस कांड को समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट पार्टीज, ममता जी, इन सबों ने नेशनल इश्यू बनाया था। बाटला हाउस केस में ये सवाल बीजेपी ने इसीलिए पूछे क्योंकि इसी केस में आतंकी आरिफ खान को कल दिल्ली की साकेत कोर्ट ने दोषी करार दिया। 15 मार्च को सजा सुनाई जाएगी। आरिफ खान इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी था जो बाटला हाउस एनकाउंटर के वक्त मौजूद था, लेकिन तब इन आतंकियों को बेगुनाह बताने वाली राजनीति चल रही थी। हमने वजीर आजम से बात करी, हमने सोनिया गांधी जी से बात करी। सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ, फौरन जाओ वजीर आजम से बात करो। कई लोगों के मन में शक है कि क्या उन युवाओं को मारने की जरूरत थी या उन्हें जिंदा पकड़ा जा सकता था। अगर वो दोनों शख्स आतंकवादी थे तब तो उनको जिंदा पकड़ना और भी जरूरी था ताकि उनके मालिकों का पता लगाया जा सके, और अगर वो निर्दोष थे तो क्या दोषी पुलिस वालों को सजा नहीं मिलनी चाहिए? बाटला हाउस एनकाउंटर पर मैं आज भी कायम हूं कि वो फेक एनकाउंटर था, उसकी जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए। तो अब हो जाती है तो सारी बातें अपने आप खुल जाएंगी। इन नेताओं की ये पुरानी बातें अब सबको ध्यान में आ रही है और वो राजनीति भी सबको समझ में आ गई है, जिसमें बाटला हाउस जैसे मामलों को फर्जी एनकाउंटर बताया जाता था, जबकि इसमें दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हो गए थे। लेकिन लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद अब सच सामने आ गया है। सब वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए हो रहा था। आज जब देश की न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा एक बहुत बड़े आतंकवादी को यह बड़ी सजा मिली है, 100 से अधिक गवाही के आधार पर, साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर, मेडिकल एविडेंस के आधार पर, तो क्या ये पार्टियां माफी मांगेंगी? बीजेपी उन सभी नेताओं से माफी मांगने को कह रही है जिन्होंने बाटला हाउस एनकाउंटर पर राजनीति की थी और इस एनकाउंटर को लेकर शक पैदा किया था। बंगाल में चुनाव है, इसलिए सवाल तो ममता बनर्जी से भी पूछा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने भी बाटला हाउस केस में ऐसी ही बात की थी। तब ममता बनर्जी ने कहा था कि बाटला केस की राजनीतिक जांच मंजूर नहीं, न्यायिक जांच होनी चाहिए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सभी माइनॉरिटी क्रिमिनल नहीं। आज जब ममता जी एक सुरक्षित बंगाल की बात करती हैं, जब ममता जी सभी वर्गों को एक आंखों से देखने की बात करती हैं, तो उनके इस अतीत के सवाल को आज क्यों नहीं उठाया जाए? बीजेपी ने सीधे संकेत दे दिया है कि बंगाल चुनाव में भी बाटला हाउस केस की गूंज होगी। बीजेपी पहले से ही ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाती रही है और बाटला हाउस केस से बीजेपी को अपनी इसी बात को साबित करने का बड़ा मौका मिल गया है। आज तक ब्यूरो। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको ब्रिटेन की संसद में ले चलेंगे, जहां के सांसद अपना सारा काम भूलकर भारत के आंतरिक विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। वैसे तो हमारे देश के किसान आंदोलन का ब्रिटेन से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, लेकिन ब्रिटिश संसद में किसान आंदोलन ट्रेंड कर रहा है। ब्रिटेन के कुछ सांसदों ने किसान आंदोलन को ब्रिटिश संसद का प्रिय विषय बना दिया है। 8 मार्च को वहां भारत के किसान आंदोलन पर चर्चा हुई, चिंता व्यक्त की गई और भारत के आंतरिक विषय को ग्लोबल बनाने की कोशिश की गई। ये चर्चा भारत को पसंद नहीं आई है। भारत ने ब्रिटिश संसद के इस घटनाक्रम पर कड़ा संदेश दिया है। दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायुक्त को विदेश सचिव ने तलब करके इस पर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है और दो टूक समझा दिया है कि ऐसी प्रायोजित चर्चाओं से बचें।
while protesting. For those of us whose parents and grandparents have been tilling the land in the Punjab, have a strong connection with the land and whose family and friends are involved in the protests. कोरोना की मार, आर्थिक बदहाली और रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी। इस वक्त ब्रिटेन परेशानियों के समंदर में गोते लगा रहा है, लेकिन उसके सांसद गहराई में जाकर समस्याएं सुलझाने की बजाय इधर-उधर देखते रहते हैं। ब्रिटेन की संसद में भारत के किसान आंदोलन पर चर्चा हुई, यानी न लेना न देना, चर्चा में मगन रहना। वेस्टमिंस्टर कमेटी रूम में सोमवार को भारत में किसानों की सुरक्षा और प्रेस की आजादी से जुड़े ई पिटीशन अभियान पर ब्रिटिश सांसद चर्चा करते दिखे। चर्चा में लेबर पार्टी, लिबरल डेमोक्रेट्स और स्कॉटिश नेशनल पार्टी के सांसद शामिल थे। 90 मिनट तक वेस्टमिंस्टर कमेटी के सांसद भारत में किसानों की सुरक्षा और प्रेस की आजादी पर माथापच्ची कर रहे थे। The petition focuses on the protests seen in Delhi and across India following the agricultural reforms agreed by the Indian Parliament. The petition calls on the UK government to urge the Indian government to ensure the safety of protesters and press freedom. चर्चा के दौरान सांसदों ने बिन मांगे सलाह दी, लोकतंत्र के पाठ पढ़ाए, प्रेस की आजादी का महत्व बताया, किसान आंदोलन को दबाने का आरोप लगाया, पुलिस पर बर्बरता के आरोप लगाए, इंटरनेट बंद करने का मुद्दा उठाया, पत्रकारों पर मुकदमे किए गए, कई किसानों के कथित तौर पर आत्महत्या की बात कही, साथ ही ब्रिटिश सरकार से मांग की कि वो भारत के सामने इन मुद्दों को उठाए। Hundreds of farmers have died already because of the freezing cold and because of ill health while protesting. For those of us whose parents and grandparents have been tilling the land in the Punjab, have a strong connection with the land and whose family and friends are involved in the protests. सांसदों के इन सवालों पर ब्रिटिश सरकार का स्टैंड बिल्कुल साफ था। मंत्री निगेल एडम्स ने कहा, कृषि भारत का आंतरिक मामला है और उसे लेकर किसी विदेशी संसद में चर्चा नहीं की जा सकती। Whose parents and grandparents have been tilling the land in the Punjab, have यानी ब्रिटिश सरकार ने किसान आंदोलन को भारत का अंदरूनी मामला बताते हुए खुद को इससे अलग करने की अपनी नीति को फिर दोहराया है और एक बार फिर ये साफ कर दिया गया कि किसी भी हालत में भारत और ब्रिटेन के संबंध में कोई खटास नहीं आने देंगे। There's a deliberate attempt to stir up hostility between the United Kingdom and India in a completely unnecessary fashion. India and the United Kingdom are moving together on cooperation with defence, with security, on trade and other aspects of our working relationship. That needs to be encouraged and not destroyed in the way that certain people seem to wish. ये पहली बार नहीं है। 12 फरवरी 2021 को भी ब्रिटिश संसद में किसानों का मुद्दा उठाया गया था। दिसंबर में ही 36 ब्रिटिश सांसदों के दल ने ब्रिटिश विदेश सचिव डोमिनिक रैब को भारत के कृषि कानूनों के खिलाफ भारत पर दबाव बनाने के लिए कहा। 10 दिसंबर 2020 को भी किसान आंदोलन पर प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की मौजूदगी में सवाल उठा तो प्रधानमंत्री जॉनसन जवाब देने के लिए उठे और पूरी तरह से मुद्दे को लेकर अनजान दिखे। उन्होंने कह दिया था, ये तो भारत और पाकिस्तान की बूझ का मुद्दा है। We have serious concerns about what is happening between India and Pakistan, but these are preeminently matters for those two governments to settle, and I know that he appreciates that point. आप इस जवाब से ही समझ सकते हैं कि ब्रिटेन की सरकार किसान आंदोलन को लेकर कितनी समझ रखती है, ये कितनी गंभीर है। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने अब उम्मीद जताई है कि जल्द ही भारत सरकार और आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के बीच बातचीत के जरिए कोई सकारात्मक परिणाम निकलेगा। लेकिन तस्वीर का एक और पहलू ये भी है कि किसान आंदोलन की आड़ में राजनीतिक रोटियां खूब सेकी जा रही हैं और इसके पीछे भारतीय मूल के सांसदों की लॉबी है। ऐसे ही एक ब्रिटिश सांसद हैं तनमनजीत सिंह, किसान आंदोलन को लेकर ब्रिटिश संसद में हंगामा मचाए हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि लोकल मामले पर इतने वोकल होने के पीछे असल खेल क्या है? क्या ये सिख समुदाय के भारतीय ब्रिटिश वोटों को साधने की कोशिश है? इस मुद्दे पर तवज्जो इतनी यहाँ पर इसलिए भी मिली है कि पंजाब से यहाँ पर बहुत लोग हैं, हरियाणा के बहुत लोग हैं, वेस्टर्न यूपी से भी कई लोग हैं और जो मेन पार्ट्स रहे हैं जहाँ से ये प्रोटेस्टर्स ज़्यादातर इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं भारत में, तो उनका कोई ना कोई परिवार वाला, कोई ना कोई व्यक्ति या उनका खुद का परिवार किसान परिवार से आते हैं और अब यहाँ पे आके बहुत बेहतर ज़िंदगी वो जी रहे हैं, लेकिन उनका इमोशनल कनेक्ट इस चीज़ से बहुत है और इसीलिए
जो पिटिशन शुरू हुई नवंबर या 17 नवंबर के आसपास से बहुत जल्दी इतनी ज्यादा तवज्जो मिली। भारतीय मूल के लिबरल डेमोक्रेट नेता गुरज सिंह ने किसान आंदोलन पर नवंबर 2020 में पिटीशन कैंपेन शुरू किया था, जिस पर कुछ ही हफ्ते में 1 लाख से ज्यादा लोगों के हस्ताक्षर आ गए। नियमों के मुताबिक किसी पिटीशन को 1 लाख से ज्यादा समर्थक मिलते हैं तो फिर उस पर संसद में चर्चा की जा सकती है। लिहाजा चर्चा हो गई और ये भी साफ हो गया कि ब्रिटिश सरकार भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोई मंशा नहीं रखती। और ये भी साफ हो गया कि वो कौन से लोग हैं जो हर हाल में भारत के आंदोलन को ग्लोबल बनाना चाहते हैं। लवीना टंडन के साथ आज तक ब्यूरो। भारत सरकार ने ब्रिटिश संसद में किसानों के मुद्दे को लेकर हुई चर्चा पर कड़ा एतराज जताया। भारतीय उच्चायोग ने अपने बयान में साफ कहा, हमें बेहद अफसोस है कि एक संतुलित बहस की जगह बिना किसी सत्यता या तथ्यों के झूठे दावे किए जा रहे हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ऐसे में भारत के आंतरिक मुद्दे पर इस तरह चर्चा करना निंदनीय है। दुनिया के सबसे बड़े कामकाजी लोकतंत्र और उसके संस्थानों पर आक्षेप लगाए जा रहे हैं। जिन मुद्दों को उठाया गया वो भारत में स्थापित स्वतंत्र लोकतांत्रिक संस्थाओं पर चोट है। हम इस बात पर जोर देना चाहेंगे कि इस विरोध प्रदर्शन को भारत के लोकतांत्रिक विचार, राजनीति और गतिरोध को हल करने के लिए सरकार और संबंधित किसान समूहों के प्रयास के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। कोरोना के संकट काल में कोई देश दुनिया का मददगार बन के सामने आया है तो वो है भारत। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत दुनिया भर के देशों को वैक्सीन मुहैया कराने की कोशिशों में लगा है। भारत से अब तक 65 देशों को कोरोना वैक्सीन पहुंच चुकी है। दुनिया को वैक्सीन मुहैया कराने की कोशिशों की जमकर तारीफ हो रही है। IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथन ने कहा है कि महामारी से लड़ने में भारत अगवा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया। सभी सुखी होवें, सभी रोग मुक्त रहें। भारत की सोच को कोरोना काल में दुनिया बखूबी देख रही है। दुनिया को कोरोना वैक्सीन मुहैया कराने का भारत का अभियान वैक्सीन मैत्री सिर्फ कूटनीति का नाम नहीं, उससे बढ़कर है, जिसकी बुनियाद में है वसुधैव कुटुंबकम। अब तक भारत ने दान, कमर्शियल सप्लाई और WHO के कोवैक्स पहल के तहत दुनिया के 65 देशों को कोरोना वैक्सीन मुहैया कराई है। भारत ने अब तक 5 करोड़ 79 लाख डोज से ज्यादा वैक्सीन दुनिया के देशों को सप्लाई की है। सबसे ज्यादा बांग्लादेश को 90 लाख डोज, मोरक्को को 70 लाख, ब्रिटेन को 50 लाख डोज, ब्राजील को 40 लाख डोज और नाइजीरिया को 39 लाख डोज से ज्यादा भारत की ओर से मिले हैं। कोरोना काल में भारत वैक्सीन विश्व गुरु बना है तो तारीफ IMF ने भी की। IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ ने कहा है कि वैक्सीन नीति में भारत वाकई अव्वल है। दुनिया का कोई वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग हब है तो वो भारत है। जब कोरोना वैक्सीन बनी भी नहीं थी तभी से दुनिया के कुछ धनी देश वैक्सीन की जमाखोरी की कोशिशों में लगे थे, लेकिन भारत ने ऐसे देशों को आईना दिखा दिया है। 17 फरवरी को UN सुरक्षा परिषद के सामने विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा भी था, वैक्सीन राष्ट्रवाद से बचे, अंतर्राष्ट्रीयवाद को बढ़ावा दें। जरूरत से ज्यादा डोज जमा करना सामूहिक स्वास्थ्य सुरक्षा हासिल करने की हमारी कोशिशों को नाकाम करेगा। दुनिया के छोटे, गरीब और जरूरतमंद देश भारत की वैक्सीन दरियादिली के शुक्रगुजार हैं। I must confess that I did not imagine that the prayers of my country would have been answered so swiftly. Being the leader of a small Caribbean island with a population of 72,000 people, I did not fancy my chances of getting such a swift, positive response to my request of India's Prime Minister Narendra Modi. I wish to thank Prime Minister Narendra Modi, the government and people of India for the generous donation of the vaccines to we the people of Guyana. दुनिया के साथ साथ भारत अपनी 135 करोड़ आबादी के लिए भी जल्द टीकाकरण की मुहिम में जुटा है। भारत में बीते 24 घंटों में 20 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी गई। अब तक 2 करोड़ 30 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। आज तक ब्यूरो। खबरदार में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए पेट्रोल डीजल के दामों पर खास दस्तक रोहित सरदाना के साथ।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।